फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 7 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एसी करंट। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है और कंप्लीट हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर देखिए क्या होता है। देखिए पहली चीज़ ना, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, जो कुछ होता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो कैसा होता है, वो स्टेबल होता है, स्टैटिक होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, कोई भी गति करने वाला पार्ट नहीं होता है ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक, अगर सिंपली बोला जाए कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। किसको करता है कंट्रोल? वोल्टेज को। मतलब ये कि हाई वोल्टेज को लो में और लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? ट्रांसफार्मर। लेकिन बिना शक्ति क्षय किए बगैर, बिना शक्ति क्षय किए बगैर, मतलब इसमें पावर का लॉस नहीं होता है। ठीक, और ये मैं आपको बता रहा हूं एक आइडियल केस में। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम किसी को 100% इनपुट दें और हमें 100% ही क्या मिल जाए, आउटपुट मिल जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक आइडियल केस है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेटा क्या होता है, एक ऐसी स्थैतिक युक्ति होती है। स्थैतिक मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, मैं स्थैतिक इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि स्थैतिक का मतलब होता है कि उस ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी पार्ट हमारा कैसा नहीं होता है, गति करने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति होती है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफार्मर बेटा हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेप अप, जिसको हिंदी में बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर, और एक होता है स्टेप डाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब क्या होता है, उठना मतलब बढ़ाना। वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप। और स्टेप डाउन बेटा क्या होता है, ऐसा ट्रांसफर, डाउन का मतलब नीचे आना, नीचे मतलब हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर बेटा क्या होता है, मैंने आपको बता दिया क्या होता है बेटा ट्रांसफार्मर। लेकिन थोड़ा सा मैं इसकी परिभाषा में बेटा और संशोधन करता हूं। क्या करता हूं बेटा, संशोधन। क्या थी बेटा परिभाषा, कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी स्थैतिक युक्ति होती है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। अगर आप भूल जाओ, अभी मैं एक और बेटा परिभाषा लिखूंगा, अगर आप वो परिभाषा भूल जाते हो तो ये वाली परिभाषा आप लिख सकते हो, पूरे नंबर बेटा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्या परिभाषा, कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करती है, कन्वर्ट करती है, लेकिन बिना शक्ति को परिवर्तित किए, बिना शक्ति क्षय किए बगैर। लेकिन बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी मशीन को अगर बेटा 100% आउटपुट दे रहे हैं तो 100% कभी भी बेटा हमें इनपुट प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, ये एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है, मतलब P बराबर बेटा क्या होता है, P बराबर बेटा क्या होता है, P बराबर क्या होता है, BI। ठीक, तो P का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। P का मान बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तभी तो शक्ति में क्षय नहीं होगा। अगर बेटा B का मान हमने बढ़ा दिया, किसका मान बढ़ा दिया, B का मान बढ़ा दिया, तो I का मान बेटा हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आप सपोज करिए, जैसे मैंने P का मान यहाँ कितना कर दिया बेटा, 50 कर दिया। कितना कर दिया, 50 कर दिया। यहाँ P का मान कितना कर दिया, 50 कर दिया। और हमने B का मान कर दिया कितना, 25, तो I का मान बेटा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये P क्या है, फिक्स है। अगर मैंने इसको बेटा कर दिया कितना 12.5, कितना कर दिया 12.5, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एम्पियर का मान। समझ में आ रहा है ना बेटा। अगर मैंने वोल्टेज का मान कर दिया 2, तो एम्पियर का मान कितना हो जाएगा, करंट का मान कितना हो जाएगा, 25। मेरे कहने का बेटा मतलब ये है, ये जो P है ना बेटा, ये P हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। सही है, अगर हम B बढ़ाएंगे तो I कम हो जाएगा, I बढ़ाओगे तो B कम हो जाएगा। ठीक, अभी हम इसका सब डायग्राम वगैरह बेटा बनाने वाले हैं, फिर अभी समझ लेते हैं हम।
ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की मैं बेटा परिभाषा लिखने वाला हूं जो आपको एनसीईआरटी की किताब में या और किताबों में मिल जाएगी। ठीक, अगर आप वो परिभाषा भूल जाते हो तो सिंपल ये बोल सकते हो कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करती है, बदलती है। उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, और एक चीज बेटा याद रखना, ट्रांसफार्मर हमेशा जो काम करता है वो बेटा काम करता है हमारा किसके ऊपर, एसी करंट के ऊपर। किस पे काम करता है, एसी करंट के ऊपर। कभी भी ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे काम नहीं कर सकता है। किस पे काम करता है बेटा, एसी करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है, एसी करंट पे। अब मैं इसकी देखो परिभाषा लिखता हूं, ये आपको याद रखना है बेटा, ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे। एसी पे क्यों करता है काम, ये अभी जब हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एसी पे काम क्यों करता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं, देखो इसकी मैं परिभाषा लिखता हूं। देखो परिभाषा के लिए आपको क्या करना है, जैसे अगर ये हमारे पास वी आई है, वी आई, अगर हमने बेटा बी का मान बढ़ाया तो आई का बेटा मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आई का मान ज्यादा है तो, अगर बी का मान ज्यादा है तो आई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अगर ट्रांसफार्मर ने बेटा अगर बी के मान को घटाया तो आई का मान क्या हो जाएगा, आई का मान बेटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। अब इसका उल्टा करते हैं, उल्टा बोले तो अगर बेटा बी का मान हमारा कम था, आई का मान फिर हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, बी के मान को बढ़ा देगा और आई के मान को घटा देगा। बेटा इसी को हमें लिखना है, लेकिन याद रखना ये बेटा वोल्टेज कौन सा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ये धारा कौन सी है, प्रत्यावर्ती धारा। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, देखो इसकी में इसके हिसाब से क्या होगी बेटा परिभाषा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो उच्च, उच्च मतलब हाई, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज की न्यूनतम धारा को न्यूनतम प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उच्च धारा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ऐसे ये आपको डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। अगर ये भूल जाते हो आप, जो मैंने पहले बोली थी, आप वो लिख सकते हैं, या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, या फिर क्या काम करता है, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज की निम्न धारा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इन दोनों शब्दों से बेटा आप ट्रांसफार्मर को परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां से इसकी क्या लिख रहा हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो ऐसे हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति होती है जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज की न्यूनतम धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उच्च धारा में परिवर्तित करता है, या निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज की उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगर ये बेटा परिभाषा भूल जाते हो, ठीक, तो आप सिंपल लिख सकते हो, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ये ट्रांसफार्मर आखिर वर्क किस सिद्धांत पर करता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत बेटा कौन से सिद्धांत पर वर्क करता है, सिद्धांत, इसका सिद्धांत बेटा क्या है, देखो बेटा इसके जो कार्य करने का जो सिद्धांत है ये डिपेंड करता है अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित है बेटा। ये किस पर आधारित है, अन्योन प्रेरण की घटना पर। अन्योन प्रेरण बेटा क्या होता है, चैप्टर 6 में हम लोग ये पढ़े थे, जब दो कुंडलियों को हम जब पास पास रखते हैं और एक कुंडली में क्या करते हैं बेटा, एक कुंडली में फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये पढ़े थे ना हम लोग। तो सेम टू सेम बेटा इसका सिद्धांत काम करता है। किस पे काम करता है ये, देखो ट्रांसफार्मर, इसमें लिख देंगे हम लोग ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन, 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 अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण की घटना पर क्या करता है, क्या करता है बेटा, ये कार्य करता है। अन्योन प्रेरण बेटा समझ में आता है आपके क्या होता है अन्योन प्रेरण। तो आपको याद हो बेटा हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे, चैप्टर 6 में सॉरी पढ़े थे, जब हम दो कुंडलियों को कहाँ रखते हैं, पास पास रखते हैं और एक कुंडली में क्या करते हैं हम, जब फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं तो दूसरी कुंडली में बेटा क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसी सिद्धांत पर बेटा ये काम करता है। ठीक है, तो धारा लगातार परिवर्तित होती है ना बेटा कुंडली में, तो आप जाहिर सी बेटा बात है, धारा लगातार परिवर्तित करने के लिए हमें कौन सा करंट चाहिए, कि एसी के डीसी,
AC करंट चाहिए ना बेटा, क्योंकि हर बार उसका क्या होता है, हर एक बिंदु पर करंट का मान चेंज होता रहता है। तो हर करंट पे जब हर बिंदु पर करंट का मान चेंज होगा तो फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। जब लगातार परिवर्तन होता रहेगा तो बेटा ये किस पे काम करेगा, अन्योन प्रेरण की घटना पर कार्य करेगा। ठीक है बेटा, अब हम इसकी संरचना वगैरह बना लेते हैं। अच्छा पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो पहले संरचना बना लेते हैं इसकी, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसकी संरचना बना देते हैं। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर की संरचना है। ठीक, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आखिर इसमें क्या होता है। तो इसमें आपको ये दिख रही होंगी, इसको हम क्या करते हैं, नरम लोहे की, ये इनको क्रोड बोला जाता है। नरम लोहे की पतले पतले ये क्रोड होती हैं, जिनको हम एक दूसरे के ऊपर सटा के रखते हैं। और इन दोनों और पतले लोहे की जो क्रोड होती हैं, इनको जोड़ने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बोर्निस का। बोर्निस एक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, एक प्रकार का इंसुलेटिंग होता है, अचालक पदार्थ होता है ये, जो कि क्या करता है, ये जो नरम लोहे की क्रोड है ये एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है। अगर बेटा एक दूसरे से ये मिल जाएंगी ना तो होगा क्या, इसमें जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो ज्यादा प्रभाव उत्पन्न कर देंगी इस पे। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोर्निस से इनको क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक, तो ये जितनी भी आपको दिख रही हैं ये बोर्निस से हमारी कनेक्टेड है। ठीक है, और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार की कुंडलियां लपेट देते हैं, कॉपर के तारों की कुंडलियां लपेट देते हैं। आपको दिख रही होंगी बेटा, एक कुंडली यहाँ पर है और एक कुंडली यहाँ पर है। और याद रखना, हमेशा किसी भी ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं, एक को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली, इन दोनों कुंडलियों में, एक कुंडली में हमेशा जो कॉपर तार के जो फेरे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और दूसरी कुंडली में, एक कुंडली में तार के फेरे कम होंगे और एक कुंडली में तार के फेरे ज्यादा होंगे। जिस कुंडली में तार के फेरे कम होते हैं वहां पर हम कर देते हैं फेरों को मोटा, तार मोटा लिया जाता है वहां पर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फेरे कम हैं, यहाँ फेरे ज्यादा हैं। तो जहां फेरे कम होते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मोटे तारों का यूज करते हैं, और जहां फेरे ज्यादा होते हैं वहां पतले तारों का यूज करते हैं। ठीक, ये डिपेंड करता है हमारे ट्रांसफार्मर के प्रकार पर कि कौन सा हमारा ट्रांसफार्मर है। ठीक, जिस प्रकार का भी हमारा ट्रांसफार्मर होगा उस हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, फेरों को ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो संरचना हमने लिखी है, इसमें नरम लोहे की एक आयताकार पटलित क्रोड के रूप में होती है, ये आपको दिख रही होंगी पटलित क्रोड। ठीक है, इन पटलित क्रोड को एक दूसरे के ऊपर बोर्निस एक ऐसा बेटा पदार्थ होता है जो इन पटलित क्रोडों को आपस में टच होने से रोकता है, मिलने नहीं देता ये, जिससे बेटा क्या होगा, अलग अलग रहें। ऐसा करने से भंवर धाराएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और वैद्युत ऊर्जा का जो लॉस है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, ऊर्जा का लॉस कम होगा। लॉस को कम करने के लिए, हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पटलित क्रोडों का यूज करते हैं। और इन पर हम क्या करते हैं, तांबे के तार की दो कुंडलियां जोड़ी जाती हैं, जिनमें से एक कुंडली में कम फेरे तथा मोटे तार होते हैं, दूसरी कुंडली में अधिक फेरे और पतले तार होते हैं। ठीक, तो ये हो गई बेटा हमारे केस ट्रांसफार्मर की संरचना। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं बेटा ट्रांसफार्मर के प्रकार, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांसफार्मर की कार्यविधि के आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो दो प्रकार के होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ठीक है, तो स्टेप अप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, स्टेप अप। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, इसको बोलते हैं हम लोग ऊंचाई, क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, देखो बेटा ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होता है, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है। वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है।
ठीक, उसे हम बेटा क्या बोलेंगे, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको बोलेंगे। देखो बेटा स्टेप अप जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी कॉइल होती है, प्राथमिक जो कुंडली होती है, ठीक है, उसमें बेटा फेरों की संख्या होती है कम। क्या होती है, फेरों की संख्या कम होती है। और जो द्वितीयक कुंडली होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, उसमें फेरों की संख्या बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर एक सिंबल बना रहा हूँ किसका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। ध्यान रखना मैं सिंबल बना रहा हूँ ना कि ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, सिंबल का मेरा मतलब ये है, जैसे प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो प्रतिरोध बेटा कुछ ऐसा होता है, ये जब आप देखोगे उसका तो कुछ ऐसा आपको प्रतिरोध दिखेगा ये। ठीक, क्या हम ऐसा परिपथ में क्या ऐसे दिखाते हैं प्रतिरोध, कैसे दिखाते हैं बेटा, इस तरीके से हम लोग प्रतिरोध दिखाते हैं। सही है, बैटरी इस टाइप की होती है पूरा बॉक्स टाइप, लेकिन हम कैसे दिखाते हैं बेटा, बैटरी ऐसे दिखाते हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर का जो सिंबल होता है बेटा कैसे दिखाते हैं, देखो इनको हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से बेटा हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसमें। ठीक, ऐसे ऐसे हम लोग इनको प्रदर्शित करते हैं। और ये अपने देखो ट्रांसफार्मर बन चुका है यहाँ पर, ये आ गई अपनी प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल आ गई है, ये आ गई बेटा अपनी प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और यहीं पर अपनी कौन सी कॉइल होगी, यहीं पर हो गई अपनी सेकेंडरी कॉइल। ठीक, ये अपनी कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और यह है आपकी द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, द्वितीयक कुंडली। तो आप देख सकते हो बेटा ये वाला जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप में याद रखना बेटा प्राइमरी जो कॉइल होती है उसमें फेरे हमारे कम होते हैं और मोटे होते हैं फेरे, ठीक है, और दूसरी कुंडली में फेरे हमारे ज्यादा होते हैं और पतले पतले तारों के फेरे होते हैं। ठीक है, तो याद रखना बेटा, तो ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करेगा। अच्छा एक चीज और बेटा और याद रखना है हमें, जब भी हम लोड देते हैं ना, लोड ट्रांसफार्मर पर लोड देते हैं, वो बेटा दिया जाता है हमारा प्राइमरी कॉइल से। किधर से दिया जाता है, हमें प्राइमरी कॉइल से बेटा जोड़ते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहां पर जब हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो उसका बेटा वोल्टेज क्या होगा, तो यहां पर अगर हम बात करें बीपी की, बीपी मतलब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, ये बेटा हमेशा कम होगा किससे, सेकेंडरी वोल्टेज से। क्यों होगा कम, क्योंकि बेटा ये क्या करता है, लो को हाई में कन्वर्ट करता है। तो लो हमने जोड़ा होगा यहाँ पर वोल्टेज और उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई में। अच्छा एक बात बेटा समझने वाली है, अगर हमारा वोल्टेज प्राइमरी कॉइल का कम है तो करंट बेटा क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी, ये पढ़े थे हम। अगर वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम, करंट कम तो वोल्टेज ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर अपना क्या हो जाएगा, ये आई क्या हो जाएगा बेटा, ये आई एस। तो यहाँ आई पी मतलब प्राइमरी कॉइल का जो करंट का मान होगा वह बेटा आई एस से ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होने वाला है। ठीक, अगर मैं फेरों की संख्या की बेटा बात करूं, फेरों की संख्या, तो एनपी, एनपी मतलब प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, ये बेटा कम होती है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या से। तो ये बेटा बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये अपना होगा कौन सा, स्टेप अप। अब हम इसमें बात कर लेते हैं बेटा स्टेप डाउन की। देखो स्टेप डाउन अपना ट्रांसफार्मर कैसा होता है बेटा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। दूसरा ट्रांसफार्मर होता है बेटा हमारा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चाई, सॉरी अपचाई बोलते हैं इसको, अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो बेटा अपचाई में क्या होगा, वह ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। क्या होता है ये, वह ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को नहीं, हाई वोल्टेज को, सॉरी हाई वोल्टेज को किसमें, लो वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अगर मैं यहां पर बेटा बात करूं स्टेप, इसकी कुंडली अगर हम बनाएं, इसको अगर प्रदर्शित करें तो इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा मामला बेटा। इसमें प्राइमरी कॉइल में कम फेरे थे, इसमें क्या होंगे बेटा, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा फेरे हो जाएंगे। देखो ये हमारे प्राइमरी कॉइल में होगा ज्यादा फेरे, और ये दिखा दिया मैंने, और यहां से देखो ये, तो ये अपना जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये बेटा कौन सा ट्रांसफार्मर है,
ये अपनी कौन सी कॉइल है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ये आपकी प्राथमिक कुंडली हो जाएगी, ठीक है। और ये अपनी कौन सी कुंडली है, ये आपकी द्वितीयक कुंडली हो जाएगी, इधर वाली द्वितीयक कुंडली, ठीक है। और ये जो तार होंगे ये थोड़े मोटे होंगे, ये वाले तार हमारे कैसे होंगे, मोटे होंगे, ठीक। तो ये हमारा प्रतीक है बेटा किसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, अब एक चीज सोचने वाली बेटा ये है, जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इसमें जो फेरों की जो संख्या होगी, प्राइमरी कॉइल में जो फेरों की संख्या है वो हमेशा बेटा ज्यादा होगी किससे, सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या से। तो बोलो मैं ये लिख सकता हूं कि नहीं, एनपी ग्रेटर देन एनएस लिखना पड़ेगा। अब यहां पर ये करता क्या है बेटा, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। तो हाई वोल्टेज हमने कहां दिया होगा, प्राथमिक कॉइल पर, मतलब बीपी बड़ा होगा हमारा किससे, बीएस से, है ना। लेकिन करंट का मान उल्टा होगा बेटा, अगर बीपी ज्यादा है तो बीआई अपना आईपी कैसा होगा, कम होगा, और आईएस क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर की कार्यविधि के, आखिर ये वर्क कैसे करती है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये समझ में बेटा आ गया होगा, आप लिख लें इसको, फिर हम डिस्कस करते हैं इसकी कार्यविधि। डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, कार्यविधि। देखिए कार्यविधि हमारी क्या होती है, ये जिस वोल्टेज को परिवर्तित करना होता है, मतलब जिसको भी हमें हाई से लो या लो से हाई करना है, उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से हम लोग जोड़ेंगे, याद रखना। कहाँ जोड़ेंगे, हमेशा प्राइमरी कॉइल से जोड़ते हैं। तो धारा के प्रत्येक चक्कर में करोड़ एक बार में एक दिशा में चुंबकित होती है, और दूसरी बार में दूसरी दिशा में चुंबकित होती है, जिस कारण बेटा क्या होता है, कुंडली में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और याद रखना बेटा, इधर जो फ्लक्स ऐसे गुजरेगा, मतलब जो फ्लक्स इसमें होगा बेटा वही फ्लक्स इसमें होगा, इस वाली कुंडली में होगा, ठीक है। मतलब जो फ्लक्स घनत्व इस कुंडली में होगा वही फ्लक्स घनत्व इस वाली कुंडली में होगा। तो हम ये मान लेते हैं बेटा, इस वाली कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, अपनी फेरों की संख्या कितनी है, एनपी कितनी है, और इसका विद्युत वाहक बल कितना मान लेते हैं, ईपी, और वोल्टेज इसका मान लेते हैं ईवी। ऐसे इधर बेटा क्या होगा, फेरों की संख्या एनएस, ठीक, और विद्युत वाहक बल ईएस, और वोल्टेज ईएस, ठीक है, ये हमने मान लिया। अतः मैं आगे लिखता हूं, अतः वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, अतः वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम से, क्या कहता है बेटा फैराडे का नियम, ई एस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ईपी लिख देता हूं पहले बेटा मैं, ईपी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये ईपी बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का एनपी, और ये डी फाइव बटे में dt, यही तो होगा बेटा। और यही बेटा फ्लक्स, द्वितीय कुंडली, ये हमारा प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया, किसके लिए, प्राथमिक कुंडली के लिए हो गया बेटा ये, ठीक है। अब मैं लिखता हूं सेम द्वितीय कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए। अच्छा यहां से बेटा हम एक चीज और लिख सकते हैं, ईपी, और जब हम इसको किसी स्रोत से जोड़ देंगे तो भाई हमारा बन जाएगा ये बेटा बीपी इक्वल टू, ऐसे हम लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर द्वितीय कुंडली के लिए बेटा क्या हो जाएगा, द्वितीय कुंडली क्या हो जाएगा, ये ई एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू माइनस का एन एस, और दोनों में फ्लक्स तो समान ही होगा बेटा, जो फ्लक्स इसमें वही फ्लक्स इसमें, तो मैं लिख सकता हूँ इसको डी फाइव बटे में डी टी, डी फाइव बटे में डी टी बेटा लिख देंगे। और ये हो गया आपके समीकरण नंबर 1, ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2, तो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 को मैंने डिवाइड कर दिया बेटा किससे, समीकरण 2 से, मैंने इनको डिवाइड कर दिया। जब मैं इनको बेटा डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ईपी, इधर आ जाएगा आपका ईएस इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा ये बीपी, ये क्या आ जाएगा आपका बीएस, ठीक, इक्वल टू माइनस का एनपी, और ये डी फाइव बटे में dt, और इधर आ जाएगा ये माइनस का एनएस डी फाइव बटे में dt। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ईपी बटे में ईएस इक्वल टू बीपी बटे में बीएस इक्वल टू एनपी, और ये आ जाएगा एनएस, ठीक। ये एक रिलेशन दिख रहा होगा बेटा आपको, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं पड़िक मन अनुपात,
क्या बोलते हैं बेटा इसको? पलिकमन अनुपात। क्या बोलेंगे इसको? पलिकमन। एक बार बेटा फिर समझ लो, तो जिस वोल्टेज को बेटा हमें चेंज करना होता है, लो से हाई या हाई से लो, उसको हम किधर जोड़ेंगे? हमेशा प्राइमरी कॉइल पे, प्राथमिक कुंडली पर। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली पे जोड़ने से बेटा क्या होगा, जो लगातार बेटा फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा प्राथमिक कुंडली में, और जो परिवर्तन बेटा प्राथमिक कुंडली में होगा फ्लक्स में, वही परिवर्तन हमारा द्वितीय कुंडली में हो जाएगा। ठीक है, और ये हम बेटा एक आइडियल केस में मान के चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा देखो द्वितीयक नियम से जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो कितना होता है? फैराडे के नियम से ईपी बराबर, जब हम इस पे कोई लोड जोड़ देंगे तो ईपी हमारा कन्वर्ट हो जाता है बेटा बीपी में। ठीक है, तो इसलिए मैंने ईपी बराबर बीपी कर दिया है, माइनस का एनपी डी वाई अपॉन डी टी। ये फैराडे के नियम में हम पढ़ के आए थे। ये प्राथमिक के लिए, ये द्वितीयक के लिए, भाग कर देंगे, इतना आ गया। ठीक अगर मैं बेटा यहाँ शक्ति की बात करूं आइडियल केस में, कौन से केस में? आदर्श में, आदर्श दशा में। आदर्श दशा में बोलो बेटा क्या हो जाएगा? जितनी पावर हमने दी किसको? प्राथमिक, जितना हमने आउटपुट दिया बेटा, कितना आउटपुट दिया उतना ही हमें क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा। जितना हमने आउटपुट दिया उतना ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा आइडियल कंडीशन में। लेकिन ऐसा बेटा कभी होता नहीं है। कभी भी हम किसी को आउटपुट देते हो तो 100% बेटा कभी भी इनपुट नहीं मिल सकता है। ठीक, हाँ हम ये कह सकते हैं अगर कोई मशीन बेटा ऐसी है जो 70% या 80% भी हमें दे रही है इनपुट, तो वो मशीन बहुत अच्छी है। तो P बराबर बेटा क्या होता है? बी आई। कितना होता है? बी आई। P बराबर बी आई। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेटा क्या? बीपी, बीपी लिख दूंगा इसको, और इसको मैं क्या लिखूंगा? आई पी। ये क्या आ जाएगा आपका? बी एस और ये आई एस, बी एस और ये आई एस। इसको इसके बटे में ले आते हैं, बीपी बटे में आ जाएगा आपका बी एस इक्वल टू आई एस और ये आई पी। अब आप देख सकते हो बेटा ये सबको हम बराबर लिख सकते हैं ऐसे, क्या? ई पी अपॉन में ई एस इक्वल टू बी पी बटे में बी एस बी पी बटे में बी एस इक्वल टू एन पी बटे में एन एस, और ये सबके बराबर बेटा क्या हो जाएगा? आई एस इक्वल टू आई पी। और ये भी बेटा हमारा कहलाएगा पलिकमन अनुपात। ठीक है बेटा, पलिकमन अनुपात। आप चाहो तो यहां ना बोल के यहां बोल सकते हो पलिकमन अनुपात। ठीक है बेटा, तो ये एक रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की हानियां होती हैं। इसमें पढ़ना है ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो दक्षता का मतलब क्या होता है? मतलब दिया गया इनपुट और हमें वो दिया गया इनपुट और कितना आउटपुट हमें प्राप्त होता है, इसका जो अनुपात होता है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षता कहते हैं। मतलब दक्षता क्या होती है बेटा? दक्षता बराबर जितना भी हम किसी को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, तो हमें कितना आउटपुट प्राप्त होता है। हमारी क्या होती है? प्राप्त आउटपुट और दिया गया इनपुट का जो अनुपात होता है, इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षता। और इसको हमेशा हम लोग बेटा परसेंटेज की फॉर्म में व्यक्त करते हैं, और दक्षता को हम लोग लिखते हैं ईटा से। ईटा ऐसे बनता है बेटा ये, ठीक है, ऐसे ईटा बनता है। मतलब जितना इनपुट दिया गया और जितना हमें आउटपुट मिला, उसका जो रेशियो होगा उसको अगर हम गुणा कर दें 100 से, तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा? उसकी दक्षता मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली हानियां। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर जो हानियां होती हैं वो ऊष्मा के रूप में होती हैं। ठीक है, तो 4 प्रकार की हानियां हम पढ़ने वाले हैं। तांबे में हानि। देखो तांबे में बेटा हानि कैसे होती है? जब प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियां, देखो बेटा प्राथमिक कुंडली या द्वितीय कुंडली किसकी बनी होती है? कॉपर के तारों की। कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती है, लगातार बेटा धारा परिवर्तित होती है। तो कुछ ऊर्जा जो होती है ना बेटा, तांबों के फेरों में ऊष्मा के रूप में, मतलब वो जो कुंडलियां होती हैं वो क्या पड़ जाती हैं? वो गर्म पड़ जाते हैं फेरे। ठीक है, और जब गर्म पड़ेंगे तो किसके रूप में हानि होगी? वहां पर ऊष्मा के रूप में हानि होगी। ठीक है, तभी इसमें लिखा गया है जब प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है? क्षय, मतलब लॉस हो जाती है। नंबर 2 है बेटा भंवर धाराओं में हानि। भंवर धाराएं बेटा क्या होती हैं? आप पढ़ाए थे चैप्टर 6 में आपको, जब हम किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के टुकड़ों को रखते हैं
तो उसमें क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके संपूर्ण आयतन में गति करने लगते हैं और वो क्या पड़ जाता है, गर्म पड़ जाता है। सेम बेटा कंडीशन इसमें होती है। ट्रांसफार्मर की लोहे की करोड़ में भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो ऊर्जा के रूप में क्या होती है, व्यस्त हो जाती हैं बेटा। ठीक है। नंबर 3 इसमें शैतल्य हानियां। शैतल्य हानियां बेटा क्या होती हैं, आपको पता है बेटा एसी करंट पे हमारा ये वर्क करता है। तो जब ऐसे से चलता है ना बेटा हमारा एसी करंट, ये तो हर एक चक्कर में जो हमारा जो चक्कर में लोहे की जो करोड़ होती है वो चुंबकित्व और विचुंबकित्व होती रहती है। फिर चुंबक, इसमें चुंबक का गुण आया, फिर चुंबक का गुण खत्म, चुंबक का गुण आया, चुंबक का गुण खत्म। तो ऐसे करने से भी बेटा किसमें लॉस हो जाता है, इसमें ऊष्मा के रूप में भी लॉस होता है। नंबर 3 है बेटा फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि मतलब जैसे हम 2 कुंडलियां लगाते हैं तो इस वाली कुंडली का जो फ्लक्स होता है वही फ्लक्स हमारा किस में जाता है, इस कुंडली में जाता है, लेकिन 100% बेटा नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पर कुछ फ्लक्स क्या होता है, इधर उधर बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ कौन सी हानि होती है, यहाँ पर फ्लक्स हानि। प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों का युग्मन, युग्मन मतलब जोड़, क्या जुड़ती है, आपस में कभी नहीं जुड़ती है, युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता है। अतः प्राथमिक कुंडली में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में कभी भी पूरा तरीके से नहीं गुजरता है, इसलिए बेटा कौन सी हानि होती है, यहाँ पर फ्लक्स हानि होती है बेटा। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर हमारा निपट चुका है। अब हम इसके न्यूमेरिकल से बेटा करने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। इसमें हमारा अगला टॉपिक है वॉटहीन धारा। इसमें लिखा है यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व या केवल धारिता हो और उसमें प्रतिरोध ना जुड़ा हो, प्रतिरोध नहीं जुड़ा होगा मतलब आर का मान क्या हो, 0 हो, तो परिपथ में बेटा धारा होते हुए भी शक्ति क्षय का मान कितना, शक्ति क्षय कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए इस धारा को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, वॉटहीन धारा। तो ऐसा होता क्यों है, देखो बेटा कोई भी अगर परिपथ हमारा प्रेरकत्व होगा, एल परिपथ हो या सी परिपथ हो, तो आपको ध्यान हो बेटा ऐसे परिपथों का कलांतर कितना होता है, कलांतर बेटा कितना होता है, कलांतर होता है आपका 90 डिग्री। कितना होता है कलांतर, 90 डिग्री। यदि किसी परिपथ में केवल क्या जुड़ा हो, प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब एल। अब केवल एल होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल परिपथ, पीछे पढ़ के आए हैं। तो उसका जो कलांतर होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। या केवल धारिता हो मतलब सी परिपथ बोलेंगे उसको, उसका भी कलांतर कितना होता है, अगर आर नहीं है तब क्या होगा, तो परिपथ में जो धारा बह रही होगी उसके बाद में बेटा उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 0 होगा। कैसे, क्योंकि हम P बराबर बेटा पढ़े हैं VRMS इंटू IRMS, और ये क्या होता है कॉस, इसको फाई से लिखते हैं, सॉरी फाई से, कॉस फाई। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ बेटा VRMS और इंटू IRMS और इंटू में कॉस 90, कॉस 90 का बेटा कॉस में मान होता है 0, तो टोटल बेटा पावर कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। तो इसलिए बेटा हम इस वाली करंट को क्या बोलते हैं, वॉटहीन धारा। ठीक है। तो एग्जाम में बेटा इसको पूछ लिया जाता है। अब इस चैप्टर के बेटा हम लोग कुछ ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा फिर खत्म है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 तथा 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। यदि द्वितीयक कुंडली में, द्वितीय कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली में कुंडली द्वारा ली गई धारा हमें ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो जो हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया है क्या क्या हमें दे रखा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या में दे रखी है बेटा। प्राथमिक को लिखते हैं NP और द्वितीयक को लिखते हैं NS। तो NP मतलब प्राथमिक कितना है बेटा, प्राथमिक में है आपके 1100 और द्वितीयक में कितना है 110 हो जाएगा। ये प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज है बेटा, सप्लाई वोल्टेज मतलब BP, प्राइमरी में है ना BP, कितना है ये 220 वोल्ट। यदि द्वितीयक कुंडली से जुड़ा प्रतिरोध, कौन सी कुंडली से जुड़ा है बेटा प्रतिरोध, ये द्वितीय कुंडली से, तो R को लिखते हैं प्रतिरोध और द्वितीयक को बोलेंगे सेकेंडरी, तो RS हो जाएगा। ये कितना है, ये 220 ओम। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा मतलब हमें क्या बतानी है, धारा बतानी है कौन सी, PI, प्राथमिक कुंडली के द्वारा। ठीक, इसका मान हमें बेटा ज्ञात करना है। ठीक, तो अभी बेटा हम लोग एक फॉर्मूला निकाले थे, परिकमन अनुपात निकाला था बेटा हम लोगों ने। क्या था बेटा वो क्या था, EP बटे में ES इक्वल टू
VP BP बटे में VS इक्वल टू NP अपॉन में NS, और क्या आया था बेटा फाइनली ये NS बटे में IP। ये निकल के आया था अभी, एक अनुपात, परीक्षण अनुपात बोलते हैं इसको। इसी की मदद से बेटा जितने भी हम ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन करेंगे सब इसी की मदद से होने वाले हैं। ठीक, तो पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन लगा देते हैं। हमें आई का मान निकालना है, पी आई का बेटा हमें यहाँ पर मान क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा यहाँ पी आई का मान, बेटा हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को लगा देते हैं साथ में, ये सब बराबर है ना, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये BP बटे में VS इक्वल टू NP बटे में NS, ये लगा देते हैं। BP का मान हमें दे रहे, तो BP का हमें यहाँ मान दे रखा है 220 बटे में BS यहाँ से निकल जाएगा हमारा, इक्वल टू NP का मान है 1100, NS हमारा 110। ये काट डालते हैं, कितने बार में कटेगा, ये 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 10 बार में, तो 0 से 0 ये काट देंगे, तो यहाँ से BS बराबर आ जाएगा 22 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 22 वोल्ट। तो हमें ये सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज मिल गया। सेकेंडरी कॉइल पे हमें प्रतिरोध पता है, तो पहले बेटा हमारी ये मजबूरी है निकालना कि हम सेकेंडरी कॉइल की पहले धारा निकालें, तभी बेटा हमें प्राइमरी की मिल सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, द्वितीयक कुंडली के लिए ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम का नियम V बराबर IR, लेकिन हम सेकेंडरी कॉइल के निकाल रहे हैं तो यहाँ पे सब में SS करना पड़ेगा। BS का मान कितना है, VS का मान निकाले हम 22, IS निकाल लेंगे यहाँ से, RS कितना है, RS का मान है 220, इसको बटे में ले आते हैं, 22 बटा 220 इक्वल टू IS, तो 1/10 आ जाएगा बेटा। ये कितना आ रहा है मान IS का, 1/10 एम्पियर। बट हमें जो बेटा वैल्यू चाहिए, या इसको लिख सकते हैं हम 0.1 एम्पियर, लेकिन हमें मान IS का नहीं चाहिए, हमें मान चाहिए बेटा IP का। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे, या तो आप इन दोनों को बराबर कर लो या इसको इसके साथ बराबर कर लो, दोनों से आंसर समान आएगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, NP बटे में NS इक्वल टू IS बटे में IP। NP का मान कितना है, NP का मान है हमारा 1100, लगा दिया, और NS का मान है 110, यहाँ लगा दिया, इक्वल टू IP का मान अभी निकाल लेते हैं, IS का मान अभी निकाल लेते हैं 0.1, IP का मान यहाँ से हमें निकालना है जो हमें क्वेश्चन में निकलवाया था। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कट के 10 आ जाएगा, 10 0.1 और ये IP, इसका हटाएंगे पॉइंट, 10 और हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 10 इंटू IP इंटू में 10 इक्वल टू 1, तो IP इक्वल टू हो जाएगा 1/100, इसको जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.01 एम्पियर। तो ये आ गया हमारा आंसर, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की जो संख्या है वो क्रमशः 100 और 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 का AC लगाया जाए तो ज्ञात करो परिक्रमण अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। दो चीजें हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो क्या क्या दिया है, पहले वो लिखते हैं। इसमें क्या क्या हमें दे रखा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें दे रखी है। मतलब प्राथमिक को लिखते हैं हम लोग, फेरों की संख्या होती है N, और प्राथमिक के लिए NP और द्वितीयक के लिए NS। ठीक, NP का मान है हमारा 100 और इसमें है ये 400। आगे हमसे पूछा है यदि प्राथमिक कुंडली में 120, प्राथमिक कुंडली में है ये, तो VP हो जाएगा ये वोल्टेज प्राइमरी कॉइल में कितना है 120। तो द्वितीयक कुंडली में हमें वोल्टेज भी ज्ञात करना है और परिक्रमण अनुपात निकालना है। दो पार्ट हमसे पूछे। देखो बेटा परिक्रमण, ये सारे परिक्रमण अनुपात हैं, ये इसको हम लिखते हैं सबको R से, और R का ही मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। परिक्रमण अनुपात का मतलब होता है R, इन सबको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरे पार्ट में हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें दूसरे पार्ट में निकालना है द्वितीय कुंडली। द्वितीय कुंडली मतलब
द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज, तो ये वोल्टेज आ गया, द्वितीयक मतलब एस, बी एस का मान हमें ज्ञात करना है। तो परिक्रमण अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, ये सारे मान एक दूसरे के बराबर हैं, तो आर बराबर में लगा दूंगा यहाँ से एन पी अपॉन एन एस, क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यू बेटा पता है। तो नंबर 1 पार्ट में मैं क्या करूंगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये एन पी अपॉन में एन एस। तो एन पी की वैल्यू कितनी है, एन पी की वैल्यू यहाँ पर 100 और एन एस का मान है हमारा 400, तो 2 जीरो कट जाएंगे, तो आर का ये मान आ जाएगा 1/4। चाहे तो आप यहीं पर छोड़ दें, ये हमारा आंसर आ गया, ये परिक्रमण अनुपात आ गया। नंबर 2 हमसे यहाँ पूछा है क्या पूछा है इसमें, बी एस का मान हमसे पूछा है, बी एस। तो बी एस हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम बराबर रख देते हैं आपस में। किन दोनों को बराबर रखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर इसको बराबर रखना पड़ेगा इसके, क्योंकि इन दोनों के मान हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, बी पी बटे में बी एस, एन पी बटे में एन एस, ठीक, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो बीपी की मान है हमारी 120, लगा देते हैं यहाँ पर। बीएस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एनपी हमारा 100 और एनएस है 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो बी एस इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 4, तो बी एस इक्वल टू 12 चौक 48 यानी 480 वोल्ट आ जाएगा, ये 480 वोल्ट, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन फिलहाल हम करते हैं यहाँ पर। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 वोल्ट से 110 वोल्ट करता है। तो जाहिर सी बात है, अपचाई स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को कम करता है, तो 1100 110 कर दिया यानी कम कर दिया वोल्टेज, और यही काम होता है हमारे अपचाई ट्रांसफार्मर का। और हमें आगे इसमें दे रखा है प्राथमिक कुंडली में 2000 फेरे हैं, ट्रांसफार्मर की हमें दक्षता दे रखी है और निर्गत शक्ति हमें दी है। तो हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है और निवेशित शक्ति बतानी है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना है इसमें और कैसे निकालेंगे, देखो बेटा क्या करना है, इसमें दिया है, पहले लिखा करो दिया है, क्या क्या दिया है हमें इसके अंदर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन वोल्टेज को 1100 से 110 कर दिया है। तो बताओ बेटा ये वाला वोल्टेज हमने कहाँ जोड़ा होगा, कौन सी कुंडली में, प्राइमरी कुंडली में, तो ये प्राइमरी कुंडली का वोल्टेज है और ये सेकेंडरी कुंडली का वोल्टेज है, इसको बदल के किया है बेटा 110, ठीक है। तो ये हमने कहाँ जोड़ा होगा, प्राइमरी कॉइल पर, कहाँ जोड़ा होगा, तो बी पी का मान दे रखा है हमें, कितना है ये 1100 वोल्ट, और ये किसका मान है 110, ये है आपका वी एस का मान 110 वोल्ट, है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरे हमें दे रखे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों को एन से लिखते हैं, और प्राथमिक के लिए पी कितने हैं, ये 2000। तब हमें दक्षता भी दे रखी है बेटा, दक्षता का मतलब ईटा का मान कितना है, ये 80%। दक्षता बेटा क्या होती है, इनपुट और आउटपुट का जो अनुपात होता है उसी को दक्षता कहते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब यहां पर निर्गत शक्ति हमें दे रखी है, निर्गत शक्ति क्या होती है, निर्गत शक्ति मतलब जो हमें प्राप्त हो रही है, क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमको आउटपुट कितना प्राप्त होगा, क्या दिया है ये आउटपुट कितना दिया है हमें 4000 वाट। तो यहां पर हमें 2 चीजें बेटा निकाल के दिखानी है, नंबर एक हमें बताना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब एन एस की वैल्यू में फाइंड करनी है, और नंबर 2 निवेशित का मतलब होता है पी इन बोले तो पावर ऑफ इनपुट पावर बतानी है कितनी होगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो बेटा हमें एन एस का मान चाहिए और बी और एन वाला रिलेशन लगा देते हैं बेटा, इसमें इन दोनों की बराबर लगा दो। पहला पार्ट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, बीपी बटे में बी एस इक्वल टू एनपी बटे में एनएस। बीपी का मान कितना है, बीपी का मान है 1100, लगा देते हैं यहाँ पर। बीएस की वैल्यू कितनी है, वीएस की वैल्यू है 110, लगा दिया, इक्वल टू एनपी है 2000 और एनएस कितना है, एनएस हमें ज्ञात करना है। काट उठ के इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा बेटा
10, कितना जाएगा 10, तो एक जीरो से एक जीरो हट काट दिया, तो एन एस इक्वल टू आ जाएगा ये अपना 200। द्वितीय कुंडली में बेटा कितने फेरे होंगे, 200 फेरे होंगे। और हमें दूसरे पार्ट में बेटा ज्ञात करनी थी दक्षता, सॉरी दक्षता हमें दे रखी थी, मैं यही कर देता हूँ दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमें दक्षता दे रखी थी, पावर ऑफ आउटपुट पावर दी है, इनपुट पावर हमें ज्ञात करनी है। तो ईटा बराबर क्या होता है बेटा, ईटा बराबर पी आउटपुट बटे में पी इनपुट और इनटू में 100। तो ईटा का मान हमें दे रखा है 80, लगा देते हैं इधर, इक्वल टू पी आउटपुट कितना है बेटा, पी आउटपुट है आपका 4000, लगा दिया यहां पर। इनपुट हमें निकालना है और इनटू में 100, तो ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं, 8 पंजे 40, ये आ जाएगा 50। तो P इन इक्वल टू आ जाएगा ये बेटा आपका 5000, ये कितना आ जाएगा बेटा 5000, 5000 क्या वाट। तो इनपुट बेटा पावर कितनी मिल रही है हमें, इनपुट, यानी हमने 5000 वाट बेटा इनपुट दिया था और जिसने कम करके हमें कितना दिया है 4000 वाट, यानी 1000 वाट का क्या होगा बेटा यहाँ पर लॉस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये तीसरा बेटा क्वेश्चन हो चुका है। चौथा क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:200 है। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ दिया जाए तो दूसरी कुंडली में हमें धारा बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हमें क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें दिया है, क्या दिया है, इसमें लिखा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या का अनुपात। तो प्राथमिक मतलब एन पी और एन एस, इसका अनुपात हमें दे रखा है बेटा कितना, 1/200। यदि इसे 200 वोल्ट तथा 2 एम्पीयर की प्रत्यावर्ती धारा के मेन से जोड़ा जाए, और जोड़ते बेटा किस तरफ है, कौन सी कुंडली की तरफ, प्राइमरी के सेकेंडरी, प्राइमरी कुंडली से बेटा चीजें जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, प्राइमरी कुंडली से जोड़ेंगे तो ये प्राइमरी वोल्टेज हमें दे रखा है, किसका मान है ये, पी बीपी का मान है ये 200 वोल्ट, और ये जो करंट है ये हमारा किसका हो जाएगा, आईपी, ये कितना है 2 एम्पियर। ठीक, तो हमें द्वितीय कुंडली में धारा बतानी है, मतलब आई एस का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक, तो क्या करना चाहिए बेटा इसमें, तो एक काम हम कर सकते हैं, इन दोनों को बेटा साथ में लगा सकते हो आप। एन पी अपॉन एन एस हमें पूरा का पूरा मान पता है, आई पी और आई एस इन दोनों को साथ में लगा दो, इन दोनों को बेटा साथ में लगा दो। सही है, क्या लगाऊंगा मैं साथ में, एन पी बटे में एन एस और आई एस बटे में आई पी। ये बेटा याद रखने का, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ट्रांसफार्मर से कोई भी बेटा क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मूले से, इसी अनुपात से बेटा हम लोग करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, तो एनपी बेटा कितना है, एनपी अपॉन एनएस पूरा का मान है 1/200, लगा देते हैं यहाँ पर। आई एस के मान हमें फाइंड करना है, आईपी की वैल्यू है 2, लगा देते हैं यहाँ पर। 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 100 आ जाएगा, तो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो 100 इंटू आई एस इक्वल टू 1, तो आई एस इक्वल टू आ जाएगा बेटा ये 1/100। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ये 0.01 एम्पियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन, ये इजी से बेटा क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें हमारा 5वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर 220 वोल्ट, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के फेरों का अनुपात हमें दे रखा है 1:50। प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पीयर की धारा बह रही है, ट्रांसफार्मर में शक्ति को नगण्य मानते हुए हमें ज्ञात करना है द्वितीय कुंडली के विभवांतर और दूसरी कुंडली से प्राप्त शक्ति की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमें इसमें ज्ञात करने हैं, और क्या क्या हमें दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है बेटा एक ट्रांसफार्मर का प्राथमिक विभवांतर हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखा करो दिया है। ठीक, लिख देते हैं इसमें प्राथमिक विभवांतर मतलब V और P कितना है ये 220 वोल्ट। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों के फेरों का अनुपात हमें दे रखा है NP बटे में NS।
NP बटे में NS, ये मान कितना है 1/50 हमें दे रखा है। प्राथमिक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, तो IP का मान, IP हमें दे रखा है ये 20 एम्पियर, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में शक्ति को नगण्य मानते हुए हमें बेटा क्या क्या ज्ञात करना है, देखो पहला पार्ट हमें ज्ञात करना है द्वितीय कुंडली में विभवांतर BS की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और नंबर दो हमें ज्ञात करना है बेटा PS, द्वितीय कुंडली में पावर, द्वितीय कुंडली की पावर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, देखो BS का मान निकालने के लिए इस N वाले को B वाले के बराबर कर देंगे हम, इस N वाले को B वाले, मतलब इन दोनों को आपस में बराबर लगाना पड़ेगा हमको। क्या लगाना पड़ेगा, BP बटे में BS इक्वल टू NP बटे में NS, ठीक है। BP की वैल्यू BP का मान है हमारा 220 वोल्ट, लगा देते हैं। BS हमें ज्ञात करना है, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। ये NP अपॉन NS 1/50 है, लगा देते हैं यहाँ पर। तो इसको गुणा कर देंगे यहाँ से, BS इक्वल टू 220 इंटू में 50, तो कितना आ जाएगा ये, 0 के 0, 5 दूनी 10, यहाँ से लगाए 5 दूनी 10, 11,000 वोल्ट आया बेटा। ये कितना आ गया, 11,000 वोल्ट। और यहाँ पर हमें शक्ति की गणना करनी है, किसकी बेटा गणना करनी है हमको शक्ति की गणना करनी है। या तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो बेटा नंबर 2 के लिए, शक्ति निकाल रहा हूं मैं अब। PS बराबर क्या हो जाएगा बेटा, VS और ये IS, P बराबर VI होता है क्या नहीं होता है, P बराबर VI शक्ति का फॉर्मूला। तो यहाँ BS हमें पता है बट IS नहीं पता है। लेकिन यहाँ एक चीज अगर आप गौर करें, यहाँ क्या लिखा है, शक्ति को नगण्य मानते हुए, नगण्य मानते हुए मतलब ये है शक्ति 6 को नगण्य मानते हुए, मतलब जितनी शक्ति हमने दी है उतनी शक्ति हमको मिलेगी। मतलब प्राइमरी कॉइल की जो शक्ति होगी, जितनी शक्ति हमने इनपुट किया है उतना ही हमें आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो द्वितीय कुंडली में बेटा शक्ति जो प्राथमिक कुंडली में होगी वही हमारी द्वितीयक में हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो वहां पहले इन दोनों को बराबर रख लो या इसको इसके बराबर रख लो और यहाँ पहले मान निकाल लो IS का, तब भी आंसर हमारा वही आएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ बेटा क्या कर रहा हूं, जो शक्ति बेटा प्राथमिक कुंडली की होगी वही शक्ति हमारी द्वितीय कुंडली में होगी। रीजन बेटा यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर में शक्ति को हमने क्या माना है, नगण्य माना है, नगण्य मतलब 0 माना है, ठीक है। तो यहां मैं क्या कर दूंगा बेटा, P बराबर BP और ये IP, और ये बेटा बराबर होगी हमारी किसके, और यही बेटा ये बराबर भी होगी हमारी किसके, PS के, दोनों बेटा बराबर होंगी ये। तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं फॉर्मूला, PS इक्वल टू PP और BP का मान बोलो बेटा, BP है 220 और IP कितना है, IP है हमारा 20, कर देते हैं यहाँ। तो इन दोनों के मान बेटा इक्वल होने वाले को कि शक्ति 6 नगण्य माना गया है। 2 दूनी 4, ये आ गया 4400 वाट। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 4.4 किलोवाट शक्ति आ जाएगी निकल के। आया बेटा क्वेश्चन समझ में, ये सवाल हमारा हो चुका है। अब छठा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। देखो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। इसमें लिखा है एक ट्रांसफार्मर के दिया है, पहले ये लिखते हैं बेटा, दिया है। इसमें लिखा है एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए। प्राथमिक कुंडली से धारा की बात कर रहा है वो, कितनी धारा, तो IP का बेटा मान हमें यहाँ फाइंड करना है। लिखा ना इसमें एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाए, तो प्राथमिक का P और धारा का I, तो IP की में वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। जो 220 ओम प्रतिरोध, बेटा प्रतिरोध कहां जोड़ेंगे हम, लोड। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, लोड कहां जोड़ा जाएगा, दूसरी कुंडली पर। तो ये हमें किसकी बेटा वैल्यू दी है, RS की। कितनी वैल्यू है बेटा, ये 220 ओम। प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए बेटा, जिसको भी चलाना है तो चलाने के लिए कहां जोड़ोगे, ट्रांसफार्मर में, दूसरी कुंडली पे। दूसरी कुंडली पे लोड जोड़ते हैं हमेशा और प्राथमिक कुंडली पे सप्लाई देते हैं। जोड़ने के लिए 220 वोल्ट को 22 में परिवर्तित करता है। तो ये वाला वोल्टेज बेटा कौन सा हो जाएगा अपना, BP हो जाएगा। ये इतने को इतने में बदलता है, तो ये BP है और ये BS हो जाएगा। कितना है ये
22 वोल्ट। तो हमें आई की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? आई पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं बेटा, इन दोनों को लगा देते हैं पहले, इसको और इन दोनों को लगा लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, करंट का मान मिल जाएगा दूसरी कुंडली में। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से बीपी बटे में वी एस इक्वल टू आई एस और ये आई पी। ठीक, ये उल्टा होगा रिलेशन, देखते रहना बेटा। बाकी देखो सब में पीपी वाले ऊपर है, लेकिन एस धारा में ऊपर है, उल्टा होता है, क्योंकि वोल्टेज जब बढ़ता है तो धारा घटती है, इसलिए उल्टा है ये। बीपी की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर, 220 लगा देते हैं। बीएस का मान, वीएस का मान है 22 लगा देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू आईएस की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, और आईपी भी हमें नहीं दिया बेटा इसमें, तो ये इसको बेटा मत लगाओ अभी। अगर हम ये लगाते हैं तो इसमें दिक्कत आ जाएगी बेटा अभी। ठीक, क्या आ जाएगा बेटा, दिक्कत आ जाएगी हमें अभी। तो क्या करना चाहिए, ना हमें यहाँ आई पता है और ना हमें यहाँ पी पता है, तो पहले बेटा क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर, और निकालना हमको आई पी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बेटा, हम लोग धारा का मान इससे नहीं निकालेंगे, हम लोग किससे निकालेंगे बेटा, द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए बेटा, द्वितीय कुंडली से मैं द्वितीय कुंडली के लिए लगा देता हूं किसका नियम, ओम का नियम। ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम का नियम बी बराबर आई आर। तो दूसरी कुंडली का निकाल रहा है ना बेटा, तो ये एस हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एस, ये भी एस और ये भी एस। तो बी एस का मान हमें 22 दे रखा है, आई एस यहां से निकल जाएगा अपना, और आर एस भी हमें दे रखा है कितना, 220। इसको बटे में ले आएंगे तो 22 बटा कितना आ जाएगा, ये 220 इक्वल टू आई एस। इसको काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा ये। तो आई एस का बेटा वैल्यू आ रहा है हमारा यहां से 1/10, जिसको मैं लिख सकता हूं 0.1 एम्पियर। तो इतनी धारा ये बेटा प्राथमिक कुंडली सेकेंडरी कुंडली की आई है, बट हमें निकालना है मान आई पी का। अब हम लगाएंगे बेटा ये रिलेशन, पहले हम नहीं लगा पाते। बी पी अपॉन में बी एस इक्वल टू आई एस बटे में आई पी। तो बीपी कितनी है, बीपी हमारी 220 है, लगा देते हैं यहां पर। अब बी एस कितना है, बी एस का मान है बेटा 22, यहां लगा देते हैं, इक्वल टू आई एस का बेटा मान है हमारा यहां पर 0.1, और आईपी की वैल्यू हमें निकालनी है यहां से। ठीक, तो ये काट देते हैं, कितने बार में कटेगा बेटा, 10 बार में। इसका हटाते हैं पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो गुणा कर देते हैं 10 इंटू पी इंटू सॉरी आई पी और इंटू में 10 इक्वल टू 1। तो गुणा करेंगे तो पी बराबर हो जाएगा बेटा 1/100, गुणा कर दी हमने इसकी, तो ये कट के आ जाएगा बेटा आई पी इक्वल टू 0.01 एम्पियर। तो आईपी की बेटा यहां वैल्यू आएगी 0.01 एम्पियर। तो इनडायरेक्टली बेटा हमें आईएस का मान भी निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे इसमें आईपी। ठीक, तो ये हमारा बेटा 6 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह 110 वोल्ट और 550 वाट के रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, क्या हमें दे रखा है, दिया है इसमें लिखा है 220 आपूर्ति से हमारे पास जो वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है बेटा, 220 वोल्ट की हमारे पास पूर्ति है। मतलब ये क्या दिया है हमें, वी पी का मान दे रखा है हमें 220 वोल्ट। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय कितनी धारा दी जाती है बेटा, प्राथमिक कुंडली से बताना है हमें, धारा का मान कितना हो प्राथमिक कुंडली। तो आईपी का मान हमें बेटा फाइंड करना है यहां, उस समय कितनी धारा ली जाती है जब यह बीएस 110 वोल्ट और पावर कितनी दी है बेटा हमको, पावर कितनी दी है 550। अच्छा ये रेफ्रिजरेटर हमने कहाँ जोड़ा होगा, कौन सी कुंडली पे, सेकेंडरी कॉइल पर। तो पीएस का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 550 वाट। तो इतना हमें डेटा यहाँ दे रखा है, और यहाँ पर क्या निकालना है हमें, आईपी का मान यहाँ बेटा ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि हमारा ट्रांसफार्मर कैसा है, ये बेटा एक आदर्श ट्रांसफार्मर है,
और आधा ट्रांसफार्मर क्या होता है, जितनी शक्ति पहले उतनी ही शक्ति बाद में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, हम लोग कैसे लगाएंगे? तो एक चीज बताओ, अगर बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर है हमारा, कैसा ट्रांसफार्मर है ये है बेटा हमारा आदर्श ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर है? आदर्श ट्रांसफार्मर। अगर ये बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर है तो बीपी क्या हो जाएगा बेटा, बीएस होगा क्या नहीं होगा? यहां पर मैं मान लगा देता हूं बेटा पीएस का, कितना हो जाएगा ये 550। अच्छा पी बराबर होता है क्या बेटा, बी आई। पी बराबर क्या होता है, बी आई। तो यहाँ पी लगा तो यहाँ पर पी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर पी और यहाँ पर पी लगाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो, बीपी इंटू आई पी इक्वल टू 550। इसको मिटा दो यहाँ से। तो यहां से हमें आईपी की बेटा वैल्यू निकालनी है, तो आईपी और यहां पर बीपी का मान कितना है, बीपी बीपी है हमारा 220 इंटू में आईपी बराबर कितना हो जाएगा ये 550। तो आईपी को यहां रखते हैं 550 बटे में 220, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 पंजे और 11 दूनी 22। आईपी इक्वल टू आ रहा है बेटा अपना 5/2। इसको जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2.5 एम्पियर। ठीक है बेटा 2.5 एम्पियर। तो उस समय बेटा प्राथमिक कुंडली से इतनी धारा बेटा क्या हो रही है, ली जा रही है। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये हमारा चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धाराएं, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे बेटा, अब हम इसमें चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक, छोटा सा हमारा चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।